हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। पहले पार्ट के अंदर हम 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके हैं। 21 से स्टार्ट करते हैं। चल रहा है हमारा क्लास 12 का अकाउंट्स का सीबीएसई का सैंपल पेपर। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 21, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभव had debtor of rupees 6,20,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके डेटर कितने थे? 6,20,000 के थे। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज ₹20,000 इन देयर बुक्स। तो 6,20,000 के आपके डेटर्स, 20,000 का आपका प्रोविजन। तो नेट अमाउंट बाहर कितना आ रहा होगा? अमाउंट कॉलम में 6 लाख आ रहा होगा। एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन, एसेट्स वर रीवैल्यूड एंड इट वाज फाउंड दैट the debtors worth rupees 15,000 has turned bad and hence should be written off। Okay, मतलब क्या बोला इन्होंने? एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने देखा कि 15,000 के जो डेटर थे वो भाग गए, पैसा देने से उनको मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। विच जनरल एंट्री रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन। तो आपको ये बताना है कि जो बैड डेट हुआ हमारा 15,000 का, उसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। समरी, डेटर्स हमारे 6,20,000 के, प्रोविजन हमारा 20,000 का है, 15,000 के डेटर मर चुके हैं। आपको बस ये बताना है कि जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बैड डेट टू सन्डे डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट 15,000। बैड डेट टू सन्डे डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, रिवैल्यूएशन टू सन्डे डेटर्स 15,000, या फिर बैड डेट टू रिवैल्यूएशन 15,000। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर? ए, बी, सी या फिर डी। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट लगाओ, सोचो, एनालाइज करो, फिर मुझको बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। पहले बच्चों हम डेटर्स को कम करेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेटर्स को कम करेंगे और बैड डेट्स को अपना नुकसान मानेंगे। कितने से? 15,000 से। उसके बाद क्योंकि हमारे पास 20,000 का ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? प्रोविजन पड़ा हुआ है। कितने का प्रोविजन पड़ा हुआ? 20,000 का प्रोविजन पड़ा हुआ है और 15,000 के बैड डेट हुए हैं। तो पूरा का पूरा 15,000 जो है वो प्रोविजन से ही सेट ऑफ हो जाएगा। तो पूरा पूरा बैड डेट जो है हमारा 15,000 का, वो प्रोविजन से ही सेट ऑफ हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन कहता कि हमारा जो बैड डेट है वो 25,000 का हो जाता, तो जो 20,000 पूरा प्रोविजन सेटअप हो जाता, जो एक्स्ट्रा हमारे 5,000 होते वो कहां चले जाते? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाते। बट ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा। क्वेश्चन में बैड डेट जो थे वो हमारे प्रोविजन से कम किए थे, तो पूरा पूरा प्रोविजन से सेट ऑफ हो गया। तो पहली एंट्री में हमने डेटर्स को कम किया और दूसरी एंट्री में नुकसान को सेट ऑफ कर दिया प्रोविजन से। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। और क्वेश्चन नंबर 22 देख के आपको समझ जाना चाहिए कि अकाउंट्स के अंदर भी अब आपके पास असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। लास्ट ईयर तक सिर्फ ईगो का बताया गया था, लेकिन इस बार से आपके अकाउंट्स में भी असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उससे पहले जो अभी अपने ऊपर क्वेश्चन किया है उसके अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो देखो यहाँ पर उन्होंने जनरल एंट्री पूछी है। रिवैल्यूएशन में कहां आएगा? डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, ये नहीं पूछा उन्होंने, जनरल एंट्री पूछी है। तो जो बच्चे सिर्फ अकाउंट की प्रैक्टिस करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि जनरल एंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है। इस चीज का आपको ख्याल होना चाहिए। और ये वाली जो 2 जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे, खासकर प्रोविजन वाले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूरी 12th में इंपॉर्टेंट है, पूरी पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फिट हो जाएगी। अभी इस क्वेश्चन में फिट हुई थी। और एक हमने रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, पार्ट 1 के अंदर हमने रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखाता हूं। क्वेश्चन, एक मिनट, अभी तक आया नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये, चलो जो भी क्वेश्चन था अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, दिखाई देगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर भी तो जरा गौर से देखो, उन्होंने प्रोविजन बनाने के दे रखा है कि 2,000 के बैड डेट हो गए और प्रोविजन बना दो। और नीचे हमने 21 वाला देखा, इसके अंदर भी प्रोविजन का ही एलिमेंट डाल रखा है। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला घुमाएंगे आपको। इसके जितने हो सके उतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन में प्रोविजन आ गए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में। आपको क्या दे रखा है? एक असर्शन दे रखा है,
transfer to reserve is shown in P&L appropriation account. Reserves are charged against profit. Reserves को हम P&L appropriation में दिखाते हैं और reserves charge होते हैं. In the context of the above statement, which of the following is correct? Assertion is correct, reasoning is wrong. Both are correct. Assertion is wrong, reason is correct या both are wrong? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? दोनों सही हैं, दो गलत है, या फिर assertion सही है या फिर reasoning सही है? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? तो आई होप बच्चों आपने अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है, आपको पता होगा कि जो भी चीज P&L एप्रोप्रिएशन में आती है वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है ना? नाम ही क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन. तो ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यस, इट इज करेक्ट. बट रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स? नो. रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग करके रखना. रिजर्व कोई खर्चा नहीं होता कि प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही देना है. तो मतलब ये है कि यहां पर असर्शन एकदम सही बताई गई है, बट जो रीजनिंग है वो गलत है. तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, assertion is correct and reasoning is wrong, is the correct answer. Clear? Okay. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे. अनुभव, शगुन एंड पुलकित ASP are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. मतलब 2/5, 2/5, 1/5. आगे पढ़ते हैं. On 1st April 2021 they decided to change their profit sharing ratio in 5:3:2. किसमें करा? 5:3:2. On that date, debit balance of profit and loss account rupees 30,000 appeared in the balance sheet and partners decided to pass an adjusting entry for it. बच्चों जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो हम क्या करते हैं? जो भी पुराने रिजर्व्स होते हैं, जो भी पुराने लॉसेस होते हैं, वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बट यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो तो चेंज हुआ है और हमको लॉस दिखाई दे रहा है. डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लॉस है 30,000 का, और वो ये कह रहे हैं कि हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसको हमको एडजस्ट करना है. एडजस्ट का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में इस चीज को दिखाना है, बट इसका जो नेट इफेक्ट है बस वो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो. तो ये पूछ रहे हैं which of the under mentioned option reflects the correct treatment for the above treatment. तो ये बता रहे हैं कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें से इसका एडजस्टिंग एंट्री का जो एडजस्टमेंट है वो कौन सा सही है. जरा ऑप्शन क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे. शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल अकाउंट 3,000. पुलकित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और शगुन कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट 3,000. शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 एंड अनुभव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000. Shagun capital will be debited by 3,000 and Anubhav and Pulkit capital account will be credited by 2,000 and 1,000 respectively. तो वीडियो को पॉज करो, मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं और मुझे बताओ कि क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए. जरा फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताइए. अनुभव शगुन पुलकित का ओल्ड रेशियो है 2:1 और जो न्यू रेशियो है वो 5:3:2 है. तो आप करो वीडियो को पॉज, जब तक मैं सॉल्व कर लेता हूं, या फिर आप मेरे संग ही सॉल्व कर लो. ठीक है. तो बच्चों इसके लिए हम जरा अपना पेन पेपर ओपन कर लेंगे. तो हमारा पार्टनर्स थे ए अनुभव, शगुन एंड पुलकित ASP. इनका ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5, 2/5 और 1/5. ठीक है, ये हमारा क्या थे बच्चों? ओल्ड शेयर थे. अब जरा न्यू शेयर कितने हैं हमारे? 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 और ये कितना हमारे 2/10. जरा निकालिए, सबके एलसीएम कितने आएंगे? 10 आएंगे. ये आएगा 4 - 5 मतलब क्या हो जाएगा? -1/10. ये भैया कर रहे हैं गेन. दूसरा क्या हमारा जरा निकालना. ये कितना आ गया हमारा? ये भी एलसीएम आ गया 10. ये आ गया 4 - 3, ये आ गया 1/10. ये पॉजिटिव में तो ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस. ठीक है. और जरा ये निकालो, ये कितना आ गया? 10. 2 - 2 0. तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ना ही कोई लॉस कर रहे हैं. और एडजस्टमेंट एंट्री कितनी हमको क्या दे रखा? P&L उनका डेबिट बैलेंस दे रखा है 30,000 का. ठीक है. तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर ए अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट
और 1/10 30,000। अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्री कितनी होगी? 30,000 इंटू 1/10, 3,000 से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। और जो 90% बच्चे हैं एंट्री क्या पास करेंगे? ए डेबिट टू एस, क्योंकि गेन इंटू सेक्रीफाइसिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, और 3,000 से जनरल एंट्री पास कर देंगे। और जैसे ये बच्चे करेंगे वो हो जाएंगे गलत, वो हो जाएंगे गलत। क्यों गलत हो जाएंगे जरा ये समझो बच्चों। यहां पर प्रॉफिट नहीं बांटा जा रहा है, यहां पर लॉस को बांटा जा रहा है। गौर से देखो, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। जब प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होता है तब एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। एंट्री क्या हो जाती है? सेक्रीफाइसिंग अकाउंट डेबिट टू गेनिंग अकाउंट। करेक्ट एंट्री होगी शगुन अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल अकाउंट 3,000 से। ठीक है, एंट्री क्या होगी? शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल अकाउंट 3,000 से। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी लॉस होता है तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और जब प्रॉफिट होता है तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो करेक्ट एंट्री हमारी शगुन टू अनुभव 3,000 से। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। और यहां पर उन्होंने देखा एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉफिट की नहीं पूछी कि सब तो पूरे साल भर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर पूछ लिया उल्टा। तो यहां पर आपको घुमाया जा रहा है। आपको कहते हैं ना कि नदी के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट करंट में जाने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ भाई नदी को चीर के आगे बढ़ना है, भैया आपको पूरे मार्क्स लेकर आने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा शगुन टू अनुभव 3,000। जरा देखते हैं ए बी सी डी में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल अकाउंट 3,000। लॉजिक क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ABC are partners. Their partnership deed provides interest on drawing at the rate 8% per annum. Okay. B withdrew a fixed amount in the middle of every month. Middle of every month. And his interest on drawings amounted to rupees 4,800 at the end of the year. Oh my God. What was the amount of his monthly drawings? क्वेश्चन में ये बोला गया है जो हमारे बी भैया है वो महीने के बीच में एक अमाउंट निकालते थे, हर महीने निकालते थे। 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है, और एट द ईयर एंड उनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना वो बना हमारा 4,800। तो वो ये पूछ रहे हैं कि महीने भर में कितनी ड्राइंग करते थे। तो चलिए आप करें सॉल्व, जब तक मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। अगर आपको दिमाग तेज, आपको प्रैक्टिस करनी है तो फटाफट सॉल्व कर डालो। नया पेज ओपन किया तो हमारा आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जरा बताओगे? टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, राइटिंग पे मत जाना बच्चों। इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? 4,800 दे रखा है। टोटल ड्राइंग्स हमको निकालनी है तो हमने x ले ली। रेट हमको 8% दे रखा है तो हमने ये निकाल दिया। एवरेज पीरियड बताओ बच्चों कितना होगा एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो जरा बताओगे जरा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पीरियड का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो पहली ड्राइंग करी होगी अप्रैल के 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को करी होगी, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ बात कर रहे हैं। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम होता है? 11.5 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? मार्च के महीने में 15 मार्च को। तो 15 मार्च से 31 मार्च कितना होता है? 0.5 मंथ्स। तो जरा डिवाइड करो, 11.5 प्लस आधा 12, 12 डिवाइड बाय 2 6 महीने। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ्स। यहां तक क्लियर? ओके। अब बच्चों आपको इसको करना है सॉल्व। ये गया 1 टाइम, ये कितनी बार गया? 2 टाइम। यहां तक क्लियर? ये कितनी टाइम गया? 1 टाइम, और ये कितनी बार टाइम गया? 4 टाइम्स। यहां तक क्लियर? अब जरा सॉल्व कर लो। x इज इक्वल्स टू 4,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। ये एक बार गया, ये गया 1200 बार। तो x का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है बच्चों? 1,20,000। यहां तक क्लियर हो गया? बट ये टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है। आपको मंथली ड्रॉइंग्स पूछी है, तो मंथली ड्रॉइंग्स निकालनी है तो 12 से क्या करोगे? भाग करोगे, डिवाइड करोगे। तो करंट आंसर आएगा हमारा
10,000 पर मंथ। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ? तो 10,000 पर मंथ इज द करेक्ट आंसर। तो जरा जो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे पूरे साल भर आईओडी की प्रैक्टिस कर रहे थे इंटरेस्ट निकालने के लिए, लेकिन यहां पर उल्टा सवाल पूछ लिया गया। उल्टा सवाल आता आपका 1,20,000, आप 1,20,000 पर टच करके आ जाते। समझ रहे हो? यहाँ पे गलती क्या करते बच्चे, एक्स का अमाउंट कितना आया, 1,20,000 आया, और आप सी ऑप्शन को टिक करके आ जाते जस्ट बिकॉज आपका आंसर वही आया था। बट यहाँ पर मंथली ड्रॉइंग्स पूछा था तो आपको 12 से डिवाइड करना जरूरी था। ये चीज देख रहे हो? यहां पर सिली सिली मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, ये नहीं करनी है। क्लियर? क्योंकि प्रैक्टिस में तो आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा कि छोटी मोटी बातें बता रहे हो, इतनी तो सिली मिस्टेक हम करते नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में हमको प्रेशर होता है, फटाफट करने होते हैं सवाल। ठीक है ना? तो इसलिए हमको गलती करने की जरा भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है? एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। Abhay and Baldwin are partners in a sharing profit in the ratio of 3:1. On 31st March 2021, firm's net profit is rupees 1,25,000. Okay. The partnership deed provides interest on capital to Abhay and Baldwin is 15,000 and 10,000 respectively. दो पार्टनर है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1 है, प्रॉफिट हुआ 1,25,000 का। पार्टनरशिप डीड ये बोलती है कि ए को 15,000 का आईओसी दे दो और बी को 10,000 का आईओसी दे दो। एंड आईओडी फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 6,000 फॉर ए एंड 4,000 फॉर बी। ओके, मतलब आईओडी भी ले लो 6,000 4,000। अबे is also entitled to commission at the rate 10% on net divisible profits. Net divisible profits. Calculate profit to be transferred to partners capital account. यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। तो सवाल कुछ ये है कि आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000 का, आईओसी दे रखी है, आईओडी दे रखी है, कमीशन भी दे रखा है, और आपसे यह बोला गया है कि जो फाइनल प्रॉफिट का अमाउंट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा उसका अमाउंट बताइए कि कितना होगा। 1,00,000, 1,10,000, 1,07,000 या फिर 90,000। तो चलिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एक्चुअल में मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हिडन पॉइंट है जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं पकड़ पाते। तो जरा ये बना लेते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर बच्चों क्या दे रखा है, आपको प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा था, 1,25,000 दे रखा था। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। इसके बाद यहां पर हमको आईओडी भी दे रखा था, तो हमने यहाँ पर आईओडी भी लिख दिया। तो बाय आईओडी ए का अमाउंट कितना था, 6,000 था, और बी का अमाउंट कितना था, 4,000 था। यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके, ये भी सर हमको समझ में आ गया। 10,000 का हमारा आईओडी हो गया। और क्वेश्चन में ये लिखा था 2 आईओसी, आईओसी भी दे देते हैं जरा। ए को 15,000 देनी थी, ठीक है, और बी को 10,000 देनी थी, ये भी सही आ गया। 25,000 का हमारा आईओसी आ गया। यहां तक तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों यहां पर आ रहा है टू कमीशन। अब कमीशन वाला पॉइंट में एक बार आपको फिर से रीड करवाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन सही और गलत होता है। अभय को ए को देना है, अभय इज ऑल्सो अटैक्ड टू कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चों यहाँ पे ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, जरा ये समझो। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस 1,25,000 में से सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आई रिपीट, जो भी इस 1,25,000 में प्लस माइनस करने के बाद जो पैसा एक्चुअल में पार्टनर्स को हाथों में दिया जाएगा उसे बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल का मतलब है जो पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट की बात हो रही है, डिविजिबल भी नहीं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट की। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब बच्चे यहां पर छोटी मोटी गलती क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया बच्चों का, बच्चे करेंगे सर 1,25,000 प्लस 10,000 1,35,000, 1,35,000 माइनस 25,000 कितने होगा, 1,10,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 1,10,000। कैसे आया, 1,25 प्लस 10,000 माइनस 25,000, 1,00,000 कितना आ गया, 1,10,000 आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर इस पे कमीशन लगा देते हैं। कमीशन की रेट थी 10%,
तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10/100, 11,000 का उनका कमीशन आ जाता है, 11,000 हम कमीशन पे लिख देंगे। अब फाइनल प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लो, और जैसे हम फाइनल प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे वो आएगा हमारा 99,000, हाँ या ना। और जैसे हम 99,000 कर देंगे तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। और जैसे ही हम जाएंगे ऑप्शन पे जाने के लिए, 99,000 कहाँ है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। मतलब या तो हमने कुछ गलती करी है या फिर क्वेश्चन में अमाउंट गलत दे रखी है। अभी तक यही तो चला आ रहा था, बट यहां पर जो बच्चों की पॉइंट था वो था डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये वाला अमाउंट, उसको जो प्रॉफिट कमीशन देना है वो इस अमाउंट का कमीशन देना है। ये आपको चीज समझ में आई। दिस जो भी उसको कमीशन दिया जाएगा वो इसका 10% दिया जाना चाहिए, जो एक्चुअल में उनके हाथों में जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इन शॉर्ट, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हो गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये चीज समझो बच्चों, यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हो गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और आपको पता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये रफ करते हैं और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10/110। याद आ रहा है, 100 प्लस आर। अब इसको सॉल्व करोगे तो कमीशन का अमाउंट कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो यहां पर आपको एक्चुअल में कमीशन कितना पे करना है, 10,000 का कमीशन पे करना है। और आपका जो अब नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,00,000 रुपीज। ये चीज समझ में आई? ये चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट। और आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर देंगे, आधे से ज्यादा बच्चे गलत नहीं करेंगे, क्योंकि तुम बच्चों का दिमाग क्या चलेगा, हमारा आंसर आ रहा है 99,000, और 99,000 किसके पास है, 1,00,000 के पास है। तो बच्चे तो 1,00,000 को टिक करके आ जाएंगे। मैं ये तो मान के चलता हूँ बच्चे इतने होशियार हैं, वो किसके पास आंसर आ रहा है, 1,00,000 के पास आंसर आ रहा है, तो बच्चे तो 1,00,000 लाकर आ जाएंगे। लेकिन लॉजिक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब जिनको एक बार सॉल्यूशन देखना था, स्क्रीनशॉट लेना था, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ओके। अब आंसर को टिक कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, 1,00,000 रुपीज है। तो जरा उसको भी हम एक बार टिक लगा लेते हैं। क्लियर? तो ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट, ओके। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। एक और असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। समझ लो, गहराई में पूछा जा रहा है सवाल। Given below are the two statements, one label as assertion and second label as reason. Revaluation account is prepared at the time of admission of a partner. बच्चों क्या प्रिपेयर किया जाता है, हाँ या ना में जवाब दे दो। हाँ सर, ये तो नींद में भी बता सकते हैं कि हाँ किया जाता है, मतलब ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजनिंग कर लेते हैं कि क्यों किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज at the time of admission so that true financial position of the firm is reflected. मतलब हम एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन बनाते हैं, ये बात तो सत्य थी। और ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम असेट्स और लायबिलिटीज की रियल वैल्यू को एडजस्ट कर सके, जिससे हमको पता लग सके कि हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो बताइए क्या ये दोनों बातें सही हैं? और both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation या reason of A. Only R is correct या फिर both A and R are wrong. बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? बताइए, क्या हम एडमिशन के टाइम पर जो रिवैल्यूएशन बनाते हैं उसका अर्थ यही होता है कि हम असेट्स एंड वैल्यूज की वैल्यू कर पाए, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यू कर पाए, जिससे हमको करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे? बताओ बच्चों, करेक्ट है या नहीं? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम रिवैल्यूएशन बनाते इसलिए हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको करंट वैल्यू पता हो, हमारे बिजनेस की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, इसलिए तो हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। अगला सवाल मजेदार, बहुत ही मजेदार। ये थोड़े से ना वो कहते हैं जैसे टंग ट्विस्टर होता है ना, कि आपकी जीभ फिसल जाती है, ये माइंड ट्विस्टर, आपका दिमाग फिसलने वाले क्वेश्चन है। जरा रीड करते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। अपार लिमिटेड forfeited 4,000 shares of rupees 20 each fully called up.
मतलब 20 रुपए के 20 रुपए पूरे बुला लिए गए हैं। ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹6 हैज बीन पेड। ओके, मतलब अभी सिर्फ 6 रुपए की एप्लीकेशन मनी ही आई है। फिर से रीड करते हैं। अपार लिमिटेड फोरफीटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुली कॉल्ड अप, मतलब 20 रुपए पूरे बुला लिए गए हैं। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी तब बुला लिए गए हैं। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹6 हैज बीन पेड, सिर्फ 6 रुपए एप्लीकेशन के आए हुए हैं। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड, 2000 शेयर को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। एंड 8000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, और 8000 को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी कर दिया। ओके, कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर री इशू, आपको यह बताना है कि री इशू प्राइस कितना था, 20 रुपए पर शेयर, 18 रुपए पर शेयर, 22 रुपए पर शेयर, या फिर 8 रुपए पर शेयर। ये चीज आपको बच्चों बतानी है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20, 18, 22 या फिर 8। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से कैलकुलेट करो कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। जरा तब तक हम भी एनालाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर आपको एनालाइज करना हो तो लॉजिक पर जाना, ठीक है। लॉजिक क्या बोला जा रहा है कि हमने 4000 पर कितने रुपए फोरफीट करे होंगे, 6 रुपए फोरफीट करे होंगे, मतलब हमने टोटल कितने फोरफीट कर दिए, 24,000 क्या कर दिए होंगे, फोरफीट कर दिए होंगे। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। ओके, हमने री इशू कितने शेयर्स किए हैं, 2000 शेयर्स री इशू करें, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, एक चीज बताओ, आपको फॉर्मूला याद है? एक फॉर्मूला था हमारा, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक सेकंड रुकना। एक फॉर्मूला था हमारा किस चीज का, कैपिटल रिजर्व के अमाउंट निकालने का, याद है आपको? नहीं याद? चलो मैं बताता हूं। उसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। चलो मैं आपको बढ़िया वाले पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट जरा पेज आ जाता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल रिजर्व का, नंबर्स ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू शेयर फॉरफीचर अमाउंट, या टोटल अमाउंट फोरफीटेड। ये फॉर्मूला होता है बच्चों एक्चुअल में, अमाउंट फोरफीटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, ये एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 8000 बच्चों हमने कैपिटल रिजर्व में क्या करें, ट्रांसफर करें। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड हमारे 2000 थे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीट करे थे हमने 4000 रुपए। टोटल अमाउंट हमने कितना फोरफीट किया था, 24,000। कैसे निकाला, 4000 थे और 6000 एप्लीकेशन के थे, तो 24,000 हमने क्या करे, फोरफीट करे। और डिस्काउंट कितना दिया री इशू पर वो हमको पता नहीं, तो AX निकाल दिया। पहले सबसे पहले इस X की वैल्यू निकालो, हमने एक्चुअल में डिस्काउंट कितना दिया होगा। तो जरा कर लेते हैं। ये कितना आया 1, ये कितना आया 2, ये कितना आया 1, ये कितना आया 12,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12,000 माइनस 8,000, कितना आ गया, 4,000 क्या आ गया, जो हमने डिस्काउंट दिया है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? ये 4,000 का अमाउंट किस चीज का, जो हमने डिस्काउंट दिया है। अच्छा ये बताओ, री इशू कितने करे थे शेयर, 2000 री इशू करे थे और 4000 का डिस्काउंट दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पर शेयर हमने 4000 डिवाइडेड बाय 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। हमने टोटल डिस्काउंट दिया है 4000 रुपए का, और 2000 शेयर री इशू करे, मतलब मैंने पर शेयर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है या ना? तो 20 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो री इशू कितने पे किया होगा, तो 20 माइनस 2 दैट इज 18 रुपीज। क्या ये चीज आपको क्लियर है? तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये निकाला कि हमने डिस्काउंट कितना दिया री इशू पर। ये कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला। और जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता वो अपने माइंड का लॉजिक लगा रहे होंगे, वो लॉजिक लगाओ। सबसे पहले आपको निकालना है कि हमने री इशू पर डिस्काउंट कितना दिया। फिर हमने निकाला कि पर शेयर कितना डिस्काउंट दिया, 4000 का डिस्काउंट दिया था, 2000 शेयर हमने री इशू करे थे, तो 2 रुपए पर शेयर हमारा डिस्काउंट आ गया। तो बस
20 का शेयर था, 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो 18 रुपए करेक्ट आंसर। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे नादान नादान बच्चों? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 18 पर शेयर। क्लियर? ओके। अगला सवाल जो कि बेसिक लॉजिक पर बेस्ड है, वो क्या है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मतलब नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऑथोराइज कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। तो बताइए बच्चों कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ पहला सही है, पहला या चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या फिर दूसरा सही है? बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट दिमाग लगा के सोच लो, नहीं तो हम लॉजिक के साथ बात कर लेते हैं। बच्चों ऑथराइज कैपिटल सबसे ऊपर होती है। ऑथराइज कैपिटल का चलो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं बच्चों, डायग्राम के थ्रू समझेंगे ना तो और भी मजा आएगा। ये होती है हमारी ऑथराइज कैपिटल, मतलब मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं। इसमें आता हमारा इशूड कैपिटल की कितना हमने इशू किया, और उसके अंदर आता हमारा कि कितना सब्सक्राइब हुआ। तो ऑथराइज्ड ये है, इशूड ये है और सब्सक्राइब्ड ये है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं, इशूड होता है कि ऑथराइज में से कितना हमने इशू कर दिया, और इशू में से भी कितना हमारा सब्सक्राइब हो गया। तो इस तरीके से फ्लो बनता है। तो पहला पॉइंट क्या बोला? ऑथराइज कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल। क्या ये चीज सही है? नहीं सही है, ये ज्यादा होता है। दूसरा, ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल जैसे तो ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा? देखो ये बात तो उन्होंने सही बोली है, ज्यादा तो होगा, क्या बराबर हो सकता है? हो सकता है। जितना मैक्सिमम में इशू करना चाहता हूं मैंने मैक्सिमम इशू कर दिया, तो मतलब ये पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से कम होगा या फिर बराबर होगा? कम है, बिल्कुल है, क्योंकि इशूड कैपिटल ज्यादा है, सब्सक्राइब कैपिटल कम है। मैंने आपको टेबल में दिखा दिया, एक सर्कल में दिखा दिया। क्या बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जितने इशू करे उतने से फुल सब्सक्राइब हो गए, ये भी सही है। सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भैया, इशू में से ही तो सब्सक्राइब होंगे। ऐसा थोड़ा ना सब्सक्राइब ज्यादा होंगे इशू कम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्या ये आपको लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों? हाँ या ना में फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो। अगर आगे समझ में आपको ये सर्कल बनाना है तो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ले लिया। अब इसको कर रहे हैं रफ और आंसर को टिक लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। लॉजिक के साथ हमने समझ लिया। ओके, अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 29, जरा रीड कर लेते हैं क्या दे रखा है। अरे मैं ज्यादा ऊपर चला गया, अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा, नेक्स्ट पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, जरा रीड करेंगे क्या दे रखा है। मिक्की, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, मिक्की, जॉन एंड जेरी, IMTJ, 3 पार्टनर है 5:3:2 में। ऑन 31 मार्च उनकी बुक रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2,10,000 का है। प्रॉफिट कितना है? 2,10,000 का है। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू क्या दे रखा है बच्चों? आज क्या हो रहा है मेरे से? दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों को IOC देना है, ठीक है। मिक्की को, टॉम को और जेरी को कितना देना है? 80,000, 60,000, 40,000। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में दे रखा है। बिसाइड 60,000 सैलरी ईच का मतलब होता है दोनों को, मिक्की और टॉम को, उनको सैलरी भी देनी है 60,000 की और 60,000 की। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। कैलकुलेट द रेशियो इन विच प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड। तो जरा समझते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है 2,10,000 का। यहां तक आपको क्लियर हो गया? 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ है। IOC का टोटल अमाउंट जरा निकालना, कितना होता है? 80 और 60 कितना होता है? 140, 140 और 40 मतलब 180। 180 का आपका IOC है और सैलरी आपका कितना है? 1,20,000। बच्चों यहाँ पे ईच लिखा हुआ है ना, तो 1,20,000 सैलरी हो गई। मतलब टोटल 3 लाख रुपए के तो आपके एप्रोप्रिएशन है, और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2,10,000 का है।
प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। याद आया, प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो ऐसे केस के अंदर हम प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो पूछ रहे हैं। प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रॉफिट के कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। याद आया, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये आपको चीज क्लियर हो गया? ओके, तो एप्रोप्रिएशन का जरा रेट निकाल लेते हैं, पेपर निकालते हैं। हाँ, तो मिक्की, टॉम एंड जेरी, आईओसी कितना देना है, 80,000, 60,000, 40,000। यहां तक क्लियर? सैलरी 60,000, 60,000। ठीक है, करो टोटल कितना आ गया, 140, 120, 40। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इनका प्रॉफिट, तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड करो, 7, 6, 2। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बच्चों हमने पढ़ा था, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, then profit will be distributed in the ratio of appropriation। तो 762 is the correct answer। I hope बच्चों आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी is the correct answer। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। ओ माय गॉड, काफी बड़ा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, जरा रीड करते हैं। मोहित हैज बीन अलॉटेड 600 shares by Govinda Limited on pro rata basis, which he had issued 2 shares for every 3 applied। Okay, मतलब क्या, उसने 3 अप्लाई करे थे तो उसको 2 शेयर मिले थे। यहां तक आपको क्लियर हो गया? उसको कितने अलॉटेड है बच्चों, यहाँ पे उसको 600 शेयर अलॉटेड है और उसको प्रो राटा बेसिस पे अलॉट हुए हैं। मतलब क्या, अगर उसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितने मिले हैं, 2 शेयर मिले हैं। यहां तक क्लियर? ओके। He had paid application money of rupees 3 per share and could not pay the allotment money of rupees 5 per share। First and final call of rupees 2 per share was not yet made by the company। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब ये मोहित भैया को 600 शेयर मिले थे प्रो राटा बेसिस पर, उन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया था तो 2 मिले थे। ठीक है, एप्लीकेशन मनी उन्होंने 3 रुपए दे रखी थी, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की वो दे नहीं पाए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक बुलाई नहीं गई। अब वो ये पूछ रहे हैं, हिज शेयर्स आर forfeited, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको बच्चों यहां पर अमाउंट बतानी है, आपको यहां पर अमाउंट बतानी है कितना आएगा। 6,000, 2,700, 3,000, 9,000, 2,700, 4,500, 4,800, 2,700, 2,100, 7,200, 2,700, 4,500। मतलब ए बी सी डी में से फटाफट से बता दो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट से बच्चे आएंगे। अप्लाइड कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 900। चलो मैं बताता हूं बच्चा कैसे सॉल्व करेगा। बच्चा जाएगा ऐसे फटाफट से, अरे 3 अप्लाइड थे, 2 अलॉटेड थे, 600 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। मैं बता रहा हूँ जो इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं, थोड़ा स्पीड में जो करते हैं, उनकी बात बता रहा हूं मैं। 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 600 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 900 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, और 900 शेयर इंटू 3 3 3 कितना आ गया, 2700 दिए होंगे। बच्चा पता नहीं फटाफट से करना चालू कर देगा, ठहरेगा नहीं, सांस नहीं लेगा, फटाफट से करना चालू कर देगा। और जो बैक बेंचर होगा, या फिर ये कह लो जो स्मार्ट बंदा होगा, वो ठंडे दिमाग से बात करेगा। ठंडा दिमाग क्या बोलता है, इसमें क्या क्या आता है सर, इसमें आता है नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इनटू फेस वैल्यू forfeited। फेस वैल्यू कितनी थी, कितना कॉल किया था, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 8 रुपए तो कॉल्ड अप अमाउंट है, 2 रुपए तो कॉल ही नहीं करे। 3 रुपए एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के कितने के, 5 रुपए, 8 रुपए कॉल्ड करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 4800 आएगा। हाँ है ना, आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू तो निकालनी है, तो कितना आ गया, 4800 आएगा। यहां तक तो क्लियर है, लॉजिक पे ही बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन में मैं गया भी नहीं हूं कैलकुलेशन पर। 600 शेयर फोरफीट करें, 8 रुपए कॉल्ड अप थे, तो भैया यही तो एंट्री होगी, 600 इंटू 8। हाँ या ना में जवाब दे दो फटाफट से, इतनी होगी, 4800 आएगा। 4800 एक्स की वैल्यू कहां है, ये रही।
और कहीं आ भी नहीं रही, तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। आया समझ में मैंने क्या किया? मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने कोई भागा दौड़ी नहीं करी कि 600 शेयर हमने क्या कहते हैं अलॉट किए हैं तो 900 अप्लाई करे होंगे, 3 रुपए के हिसाब से उन्हें 2700 रुपए दिए होंगे, ऐसे एडजस्ट हुआ होगा, कितना पैसा फोरफिट। नहीं भैया, नहीं करना, ठंडे दिमाग से चलना है। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना आता है? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। 600 शेयर फोरफिट करें, 8 रुपए कॉल थे, 4800 आया। 4800 कहां दिख रहा है मेरे को? ऑप्शन नंबर सी में पहला दिख रहा है। तो बस वही हो गया हमारा आंसर। भागा दौड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी, गेट फलांग के जा रहे हो, जबकि गेट को धक्का मार के अंदर जा सकते थे, खोल के जा सकते थे। वो होता है ना, दिमाग फलांग के अंदर जाते हैं और एक बंदा आता है साइड से, दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है, तो आदमी कहता है यार मैंने ट्राई नहीं करा इजी मेथड से, मेरे को टफ मेथड आता तो मैंने टफ मेथड कर लिया। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गई? ओके। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 4800, 2700, 2100। मैं आगे गया ही नहीं। क्यों नहीं गया मैं आगे? सिर्फ इसी वजह से आगे नहीं गया क्योंकि आंसर ही मेरा 4800 पे क्लिक हो गया, क्योंकि ए बी डी में से कहीं भी 4800 नहीं आ रहा है। क्लियर? और जो बच्चे टफ वे में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अप्रिशिएट करूंगा मेथड को, क्योंकि वो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा बट यहाँ पे स्मार्ट वर्क ज्यादा लगा है। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों ये तीसरा सवाल है असर्शन और रीजनिंग पर। तीसरा सवाल रीड करते हैं। Given below are the two statement, one labeled as assertion and other labeled as reason. Assertion क्या बोल रहा है? In case of shares issued on pro rata basis, excess money received at the time of application can be utilized till allotment only. मतलब ये बोल रहे हैं कि एक्सेस मनी जो आपको एप्लीकेशन में मिल जाता है वो आप सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हो, कॉल तक नहीं जा सकते। और दूसरा क्या बोल रहा है? कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% per annum for the amount adjusted toward calls if any in the context of above two statement. Which of the following statement is correct? Both A and R are true, but R is not the explanation of working capital management. अलग ही है। Both A and R are true, but R is the correct explanation of A. Both A and R are false. A is false and R is true. R क्या बोलता है कि जो एक्सेस मनी है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही आप एडजस्ट कर सकते हो, और हमारा जो रीजनिंग बोलता है वो ये क्या बोलता है कि जो आपके पास एडवांस में पैसा आ गया उसको 12% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? अब यहाँ पे क्वेश्चन की खूबसूरती देखो, यहाँ पे दोनों में उन्होंने लॉजिक लगाए हैं। अभी तक आपने ज्यादातर जितने भी हमने शेयर के क्वेश्चन करे उसमें 90% जो क्वेश्चन हैं उसमें अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होता है। और दूसरा, हमने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स के न्यूमेरिकल नहीं करे हैं, इसलिए टीचर्स ने थ्योरी भी नहीं पढ़ाई हो। टीचर ने यहाँ पे थ्योरी पूछ रही है, शेयर की थ्योरी देख लो कैसे गहराई में पूछी है। तो बच्चों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असर्शन गलत है, क्योंकि सिर्फ अलॉटमेंट तक नहीं, हम कॉल्स तक भी जा सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। और रीजनिंग ट्रू है कि हाँ ये फैक्ट है कि 12% हमको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये सही करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो ध्यान रखना, थ्योरी कहीं से भी कुछ भी पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्लियर है बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, Ajay and Vinod are partners in the ratio of 3:2. Their fixed capital, बच्चों फिक्स्ड कैपिटल पे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हमको पता होना चाहिए जब फिक्स कैपिटल होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं। बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। और जो हमारे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। ध्यान रखना, रीड करते करते अंडरलाइन करते जाएंगे तो मजा आएगा। And their fixed capital were 3 lakh and 4 lakh. अजय की 3 लाख है, विनोद की 4 लाख है respectively. After the close of accounts for the year, it was observed that IOC, interest on capital, which was agreed to be provided at 5% per annum, was erroneously provided at 10% per annum. देना था 5%, दे दिया 10%। आई रिपीट, देना था 5%, दे दिया 10%।
बाय व्हाट अमाउंट विल अजय अकाउंट बी अफेक्टेड इफ पार्टनर डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। तो आपको ये बताना है जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी इसमें उसका अजय के अकाउंट में क्या असर पड़ेगा। अजय का करंट अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से, अजय का करंट अकाउंट होगा क्रेडिट होगा 6,000 से, अजय का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 35,000 से, या फिर अजय का करंट अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से। ये चीज आपको बतानी है ए बी सी या फिर डी में से। बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम भी चलो बच्चों डिस्कस कर ही लेते हैं। अब बच्चों डिस्कस करने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, समझाना मेरा काम है। अजय की कैपिटल थी हमारी 3 लाख की, ठीक है, और विनोद भैया की कैपिटल थी हमारी 4 लाख की, ठीक है। आईओसी कितना देना चाहिए था, 5% देना चाहिए था, बट दे कितना दिया, दे कितना दिया, 10% दिया। तो एक सिंपल तरीका है क्या, 10% वापस ले लो। क्या ले लो, जो 10% दे दिया वो वापस ले लो, और जो 5% देना था वो दे दो। तो एक काम कर लेते, आईओसी जो 10% दे दिया उसको डेबिट कर लो। तो 10% के हिसाब से इनको 30,000 दे दिए होंगे, तो 30,000 इनसे डेबिट कर लो। और इनको कितने दे दिए होंगे, 40,000 दे दिए होंगे, तो 40,000 को क्या कर दो, डेबिट कर दो। यहां तक क्लियर हो गया आपको, यहां तक क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया, ओके, यहां तक तो बढ़िया हो गया। इसके बाद आईओसी कितना देना था, आईओसी कितना देना, मैं बता रहा हूं बच्चे करते कैसे हैं। 15,000 देना था, 15,000 दे दो, इनको 20,000 देना था, 20,000 दे दो, ठीक है। अब हुआ क्या, अब 15,000 से इनसे अभी भी डेबिट करना है, ठीक है। ओ माय गॉड, 20,000 इनसे भी डेबिट करना है। ओ माय गॉड, यहां तो जनरल एंट्री टैली नहीं हो रही होगी भी नहीं, पूछो क्यों। 30,000 40,000 दे दिया, 15,000 देना था, दोनों से पैसा तो लेना है। अब ये बताओ इस 35,000 का करना क्या है, इस 35,000 का 35,000 का करना क्या है वो ये बताओ। ले तो लिया दोनों से, अब उसको हम करेंगे 3:2 में डिवाइड। ये आपको चीज समझ में आई, पैसा तो ले लिया, 3:2 में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। नहीं आया समझ में, चलो मैं फिर से समझाता हूं। देखो हुआ है क्या, आपको 5% पैसा देना था, आपने गलती से कितना दे दिया, 10% दे दिया, है ना। आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा 5% दे दिया आईओसी के फॉर्म में, है ना। जो एक्स्ट्रा 5% दे दिया आपने वो आईओसी के फॉर्म में दे दिया, जबकि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना था। जो एक्स्ट्रा 5% आपने बांट दिया, जो 15,000 एक्स्ट्रा आपने अजय को दिया, जो एक्स्ट्रा 20,000 आपने विनोद को दिया, इन शॉर्ट आपने टोटल 35,000 जो आपने अजय और विजय में ऐसे बांट दिए, बल्कि वो 3:2 में प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, है ना, यही तो होना था। तो 15,000 आपने क्या करा, अजय भैया से डेबिट करे, और 20,000 आपने क्या किया, विनोद भैया से डेबिट किए। आईओसी आपने ये डेबिट कर दिया, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इस 35,000 को आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, इस 35,000 को आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। तो 35,000 को या 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आता है, 21,000, 14,000, ये क्रेडिट होना है। तो अजय भैया के पास 6,000 रुपए जाएंगे और विनोद भैया से 6,000 रुपए आएंगे। ये लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों आपको। जो एक्स्ट्रा 5% आपने 15 और 20 के फॉर्म में दे दिया होगा, वो एक्चुअल में 21 और 14 के फॉर्म में जाना चाहिए था, प्रॉफिट शेयर रेशियो में जाना चाहिए था, बट आपने गलती क्या करी, उसको आईओसी में बांट दिया। तो बस कोई दिक्कत नहीं, 15-20 ले लो, 21-14 दे दो। इन शॉर्ट अजय भैया को 6,000 दे दो और विनोद भैया से 6,000 ले लो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, अजय का जो करंट अकाउंट है वो 6,000 से क्रेडिट होना चाहिए। तो 32 का जो हमारा आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अजय करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹6,000। क्या ये लॉजिक आपका क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये यूनिक क्वेश्चन है, आज तक आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन क्या है, विष्णु लिमिटेड forfeited 20 shares of ₹10 each, ₹8 called out.
20 शेयर फोरफीट करें 10 रुपए के, 8 कॉल्ड अप, ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, मतलब 8 रुपए में से 5 रुपए जॉन दे चुका है. ऑफ दीज 15 shares were reissued, okay, to Parkers as fully paid up for ₹6 per share. Okay, क्या बात हो रही है जरा समझते हैं. 20 शेयर आपने क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए. 10 रुपए का था, 8 रुपए कॉल्ड अप थे, जिसमें 5 रुपए जॉन पे कर चुका था. और इन 20 शेयर में से आपने 15 शेयर जो है वो री इशू कर दिए फुल्ली पेड अप, और 6 रुपए में रीइश्यू करे फुल्ली पेड अप करके. मतलब इन शॉर्ट आपने 4 रुपए का उनको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, है ना. फुल्ली पेड अप कितना है, 10 रुपए, बेचा कितने का, 6 रुपए का. तो मतलब इन शॉर्ट आपने उनको 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया. व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. फिर से मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर. मतलब वो ये पूछ रहे हैं, आपने टोटल अमाउंट एक फॉरफीट किया होगा, कुछ अमाउंट फॉरफीट किया होगा, उसमें से आपने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, फिर आपने कुछ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा. तो बच्चा कितना, जितना आपने अमाउंट फॉरफीट किया था उसमें से कुछ अमाउंट आपने डिस्काउंट में दे दिया होगा, कुछ अमाउंट आपने कैपिटल रिजर्व में बांट दिया होगा, फिर बच्चा कितना, वो ये पूछ रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 25 या फिर ऑप्शन नंबर डी 100. आपको ये बताना है, ए बी सी या फिर डी, 0, 5, 25 या फिर 100. तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आपको, अगर मैं स्क्रीन पर फॉर्मूला लिख के दूं, तो वो ये पूछ रहे हैं टोटल अमाउंट जितना आपने फोरफीट किया था, टोटल अमाउंट फोरफीटेड माइनस शेयर फॉरफीचर को जो आपने डिस्काउंट दिया होगा री इशू पर, माइनस कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट बचा, ये आपको बताना है. तो जरा बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. इसका मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता दूंगा. तो जरा बच्चों ये बताओ टोटल अमाउंट कितना फोरफीट किया है हमने, जरा बताओगे बच्चों. 20 शेयर थे, 5 रुपए पे हुए थे, है ना. 20 रुपए थे जो हमने फोरफीट करे थे, उसमें 5 रुपए पेड हो गए थे. तो टोटल हमने 20 इंटू 5 100 रुपीज जो है हमने वो क्या करे हैं, 100 रुपीज क्या करे हैं, फोरफीट करे हैं. डिस्काउंट कितना दिया है हमने, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है. कैसे पता लगा, फुल्ली पेड 6 रुपए का, फुली पेड 10 रुपए 6 का इशू का, तो 4 रुपए का डिस्काउंट है. और कितने शेयर री इशू करे, 15, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा हमने, 15 इंटू 4, आया ना, 15 इंटू 4. यहां तक भी आपको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, ओके. अब कैपिटल रिजर्व वाला फॉर्मूला लगा लो. अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था. फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू टोटल अमाउंट फोरफीटेड. टोटल अमाउंट फोरफीटेड कितना है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला 100 रुपए, माइनस डिस्काउंट गिवन. डिस्काउंट गिवन कितना है बच्चों, 60 रुपए. यहां तक आपको क्लियर है. तो जरा सॉल्व करो, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया आपका 5. यहां तक क्लियर. 15 5 जो 75, 75 माइनस 60, ये कितना आ गया आपका 15. तो बस आपको यहां से 15 और माइनस करना है. यहां तक क्लियर आपको, अभी तक कोई भी डाउट हो तो बताओ. टोटल अमाउंट आपने जो फोरफीट किया था उसमें से आपने शेयर इश्यू पे कुछ डिस्काउंट दे दिया होगा, उसके बाद आपने कैपिटल रिजर्व में भी अमाउंट ट्रांसफर कर दिया होगा. तो फिर ये पूछ रहे बैलेंस कितना बचा, तो वो यही चीज निकालनी है. तो जरा निकालते हैं. 100 माइनस 60 माइनस 15, तो 100 माइनस 75 कितना हो गया, 25 रुपीज. क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता दो. ये लॉजिक क्लियर हुआ आपको पक्का? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो बताइए. क्लियर, ओके. तो ये था हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 25 रुपए. कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ. बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, कैपिटल रिजर्व वाला, कि हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. और जो बच्चे माइंडली कैलकुलेशन करते हैं कि ये इतना था वो उतना था, वो कर सकते हैं, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 25.
एक मैंने आपको बोला था इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, ले लिया, ओके। तो बच्चों शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं क्या है? बैलेंस अमाउंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड, कितने शेयर्स बच गए री इशूड में से, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड इनटू पेड अप अमाउंट। बस ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट खत्म। तो कितने शेयर री इशू में से रह गए? 20 फोरफीट किए थे, 15 री इशू कर दिए तो 5 रह गए, ओके। और कितना अमाउंट पेड अप था? 5 रुपए पेड अप था, तो 5 इंटू 5 25। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ओके, इसको करते हैं हम क्लियर, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 25, ये हमने निकाल लिया। क्लियर, ओके। अगला सवाल, न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड। न्यू फाउंड लिमिटेड ने बिजनेस टेक ओवर किया किसका? ओल्ड लैंड लिमिटेड का, एंड पेड बाय इट इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at par, okay, along with 6% preference shares of 1 crore at a premium of 5% and a check of ₹8 lakhs. What was the total agreed purchase consideration payable to Old Land Limited? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि न्यू फाउंड कंपनी ने ओल्ड लैंड कंपनी का बिजनेस खरीदा। पेमेंट कुछ इस तरीके से हुई है कि 30,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के दिए, 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स 5% प्रीमियम पे दिए हैं, और 8 लाख रुपए का चेक दिया। तो ये कह रहे टोटल अमाउंट कितना पेबल था। तो टोटल अमाउंट पेबल कैसे निकालोगे, जरा फटाफट से हम निकाल लेते हैं। आप सॉल्व करो तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? इक्विटी शेयर की वैल्यू प्लस प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल वैल्यू प्लस हमारा चेक का अमाउंट आया ना, चेक का अमाउंट। तो इक्विटी शेयर की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 30,000 इंटू 100 कितनी हो गई? 30,000 इंटू 100 कितना हो गया? 30 लाख। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर कोई डाउट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पे, तो 5% प्रीमियम कितना हो गया? 1 करोड़ का 5 लाख हो गया। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के गए? 1 करोड़ 5 लाख के। यहां तक आपको समझ में आया? 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स 5% प्रीमियम पे गए तो 1 करोड़ 5 लाख। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 8 लाख का चेक गया है, तो 8 लाख का चेक अब जरा टोटल कर लो कितना आता है? 1 35 1 43, 1 करोड़ 43 लाख। तो जरा देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। ए 1 करोड़ 5 लाख, बी 1 करोड़ 43 लाख। तो बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी 1 करोड़ 43 लाख। बाकी सी डी देखने की जरूरत ही नहीं है। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? हाँ या ना में प्लीज एक बार मुझे जवाब दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? ओके, अब बच्चों करेंगे आज का आखिरी सवाल। क्यों सर? क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, बट उनमें लगेगा टाइम। तो मैं 50 मिनट की वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा टाइम एडजस्ट करने में भी लगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 35 भी अच्छा सवाल है, इस चीज का ध्यान रखना, काफी अच्छा सवाल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। 35 इजिली सॉल्व नहीं होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2. A and B are partners in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner and he takes 1/4 of his share. 1/4 of his share from A. मतलब X को जितना भी मिल रहा है उसका 1/4 किसने दिया है? A ने दिया है। And B gives 3/16 from his share to C. What is the share of C? समझ रहे हो? सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि X को मान के चलो C को कितना मिल रहा है? X मिल रहा है। C को X मिल रहा है। X का 1/4 किसने दिया है? X का 1/4 लिखा है ना? He takes 1/4 of his share। तो X को अगर X मिल रहा है तो उसका शेयर कितना हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? और बचा हुआ जो भी 316 था वो Y ने दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं
कि अगर x का 1/4 a ने दिया है तो रिमेनिंग 3/4 किसने दिया होगा? b ने दिया होगा, है ना। अगर x के शेयर का 1/4 a ने दिया है x का, तो 3/4 b ने दिया होगा। और यहां पे b का डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है कि b ने अपने शेयर से 3/16 दिया है। b ने अपने शेयर से क्या दिया है? 3/16 दिया है। तो ये पूछ रहे हैं, तो अगर 3/4 इज इक्वल्स टू 3/16, है ना। 3/4 ऑफ x, चलो मैं आपको बड़े वाले पेपर में दिखाता हूं, इसको पहले क्लियर करते हैं। बड़े वाले पेपर में आते हैं, फटाफट से न्यू शेयर पे जाते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, जरा रीड करेंगे। x मान के चलो c को x शेयर मिल रहा है, तो x का 1/4 ऑफ x किसने दिया है? a ने दिया है। और b कह रहा है मैंने अपने शेयर से 3/16 दिया है, डायरेक्ट बोल रहा है। b ने अपने शेयर से 3/16 दिया है, तो मैं बोल सकता हूं 3/4 x किसने दिया होगा? b ने दिया होगा, है ना। तो बस इन दोनों को इक्वल कर दो। 3/4 x इज इक्वल टू 3/16। तो x इज इक्वल टू 3/16 इंटू 4/3। 3 से 3 कैंसिल, इससे 1 कैंसिल, इससे 4। तो x का शेयर कितना आ गया? 1/4। तो मतलब c का शेयर कितना है? 1/4। बच्चों ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन से हटके था, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि c को मान के चलो कितना मिल रहा है? x मिल रहा है। तो वो a क्या बोल रहा है? मैंने उसके शेयर का 1/4 दिया है। और b कह रहा है मैंने 3/16 दिया है। ये दो बातें थी। तो हमने ये वाली बात निकाली है कि अगर 1/4 a दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 3/4 b दे रहा होगा। तो 3/4 3/16 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है? 1/4। ओके। तो बच्चों आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी अब अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अभी तो 1 to 35 जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।